नहीं नहीं, अभी हो जाती है, थोड़ा नेट स्लो होगा, स्टार्ट हो गया, चले। पढ़ेंगे जी न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड किस रीजन में आता है? ओशिनिया रीजन में। क्लियर है। आजकल एक नई तकनीक हो रही है जिसको बताया गया दुनिया में एक 8वां कॉन्टिनेंट है जिसका नाम था जीलैंडिया। तो ये इसके बारे में सर्च किया है। साढ़े के 80 करोड़ों साल पहले ये अंटार्कटिका का हिस्सा था। अंटार्कटिका से अलग होकर पानी के अंदर डूब गया। ठीक है। 93% पानी के अंदर डूबा हुआ है, जबकि 7% पानी के ऊपर है। उस जीलैंडिया का पार्ट है न्यूजीलैंड, थ्री किंग्स आइलैंड्स और इस तरह के कुछ आइलैंड और भी हैं। लेकिन अब उनके बारे में सर्च जारी है। तो पेपर में जो सवाल आता है न्यूजीलैंड के बारे में यही है, न्यूजीलैंड किस रीजन में आता है? ऑस्ट्रेलिया रीजन में। या किस कॉन्टिनेंट में इंक्लूड करेंगे? कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंडिया के बारे में क्या होगा क्या नहीं, वो वक्त बताएगा। इसलिए कभी पेपर में सवाल आ जाए न्यूजीलैंडिया के बारे में तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी कॉन्टिनेंट था जो पानी के अंदर गर्क हो गया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया रीजन, न्यूजीलैंडिया के बारे में कॉन्सेप्ट मौजूद है। वैसे एक्चुअली वहाँ पे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में। एबल तस्मान साहब एक डच नेविगेटर थे जिन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। न्यूजीलैंड वॉज डिस्कवर्ड बाय एबल तस्मान। न्यूजीलैंड को डिस्कवर करने वाले साहब का नाम एबल तस्मान। फिर आगे वो तस्मानिया आपको याद होगा, तस्मान से वो इस साहब के नाम से ही जाना जाता है। He was a Dutch navigator. Dutch people कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड में। डेट है 1642, 1642। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। ऑकलैंड है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी। ऑकलैंड इज लार्जेस्ट सिटी। न्यूजीलैंड इज अ स्नेक फ्री कंट्री। तुक्का लगाने के लिए हम लोग ऐसे याद करवाते हैं ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर लैंड आता है, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड या न्यूजीलैंड। तो ये सारी स्नेक फ्री कंट्रीज। लेकिन आपने अलग अलग स्टेटस याद करने हैं। और तुक्का लगाने का मौका मिले फिर तो आपने तुक्का लगा ही लेना। क्लियर। सदरलैंड चैम्बरलैंड यहाँ के दो वाटरफॉल्स हैं फेमस। आप शायद में कहा जाता है। सदरलैंड की स्पेलिंग है SUTHERLAND। सदरलैंड। और दूसरा चैम्बरलैंड, CHAMBER, चैम्बर LAIN, चैम्बरलैंड। क्लियर। आप लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इंटरनेशनल डेट लाइन जिसका काम है डेट्स वगैरह को मैनेज करना। एक लॉन्गिट्यूड लाइन है कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे है, नियरेस्ट टू न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल डेट लाइन इज नियरेस्ट टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को क्या कहा जाता है? जल्दी आया था आप लोग। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को क्या कहा जाता है? कीवीज। वो भी लिख लें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इज कॉल्ड कीवीज। KIWI, कीवी कहा जाता है, कीवीज। मॉरिस इन द बॉल डांसर, जो इनकी रग्बी टीम जो है वो ग्राउंड में करती सेलिब्रेट कर रही है कोई भी इवेंट। तो मॉरिस बॉल डांस
used by rugby team in New Zealand. Morris रग्बी टीम रग्बी एक खेल है। फुटबॉल की तरह अंडे की तरह के एक जो है ना वो बॉल होता है जिससे जो है प्लेयर्स ने एक दूसरे को कंधा मार के या गिरा के गोल करना होता है, वहां के गोल करना होता है बॉल को। तो बड़ा तगड़ा गेम है ये रग्बी का। तो न्यूजीलैंड की जो रग्बी टीम है जो वॉर डांस परफॉर्म करती है, जो इनके आबाई वॉर डांस है उसका नाम है वॉरिस। क्लियर। अगर आपसे एयरलाइन के बारे में पूछे तो एयर न्यूजीलैंड सर सॉल्व पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके सवाल में ही जवाब नहीं देते। एयर न्यूजीलैंड का ताल्लुक किस कंट्री से है? न्यूजीलैंड से ही है। क्लियर। अगला सवाल है औरतों को वोट देने का हक सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया। फर्स्ट टाइम राइट टू वोट टू वुमेन। राइट टू वोट टू वुमेन was granted by New Zealand in 1893। सन 1893 में औरतों को वोट देने का हक सबसे पहले इस कंट्री में दिया गया। न्यूजीलैंड में बहुत दफा सवाल पूछा गया है ये। राइट टू वोट टू वुमेन वाज ग्रांटेड बाय न्यूजीलैंड इन 1893। क्लियर। इसके साथ एक और सवाल है लेजिस्लेटिव पावर्स वर गिवन इन 1919। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी करना। तो लेजिस्लेटिव पावर्स वर ग्रांटेड इन 1919। कानून साजी का इख्तियार कब दिया गया? सन 1919 में। मिस सईदा ये करोड़ों साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से बात कर रही है वो जिनेदिया के बारे में। तो ये हजारों में बल्कि करोड़ों साल पहले की बात है। क्लियर। कुक स्टेट आपको याद होगी। न्यूजीलैंड आपको नजर आता है दो आइलैंड्स के फॉर्म में। एक है नॉर्थ न्यूजीलैंड और दूसरा है साउथ न्यूजीलैंड। तो कुक स्टेट क्या काम करती है? नॉर्थ न्यूजीलैंड को अलग करती है साउथ न्यूजीलैंड से, ये भी मेंशन कर लें। ये ना किसी एक पेपर में सवाल पूछा गया था, शायद पीएमएस कोटा में पूछा गया कि आज से 4-5-6 साल पहले सवाल कि न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है, तब आंसर था जीलैंडिया। ठीक है। कुक स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ न्यूजीलैंड विद साउथ न्यूजीलैंड। फिर एक स्ट्रेट थी सोवियत स्ट्रेट। न्यूजीलैंड के नीचे आप देखेंगे तो होगा स्टीवर्ड आइलैंड। तो साउथ न्यूजीलैंड को या न्यूजीलैंड को स्टीवर्ड आइलैंड से क्या चीज अलग करती है? पिबॉक्स स्ट्रेट, सोवियत स्ट्रेट। नहीं समझ आई? ये हमने पहले भी सवाल लिखे है। कुक स्टेट स्टेट की क्या काम है? जमीन के दोस्तों को अलग करना। कुक स्टेट क्या काम करती है? नॉर्थ न्यूजीलैंड को अलग करती है साउथ न्यूजीलैंड से। क्लियर है। न्यूजीलैंड के दो हिस्से हैं, कुक स्ट्रेट। उसके बाद है सोवियत स्ट्रेट। न्यूजीलैंड जब आप नीचे साउथ में देखेंगे तो स्टीवर्ड आइलैंड लिखा होगा। तो सवाल बोला जाता है न्यूजीलैंड को स्टीवर्ड आइलैंड से क्या चीज अलग करेगी? सोवियत स्ट्रेट। क्लियर है। और न्यूजीलैंड की वो एक लेडी भी बड़ी फेमस हुई है, वो जो पेज फाड़ने के समले में है। उनका नाम देख लीजिएगा क्या नाम है। उनका जनरली उनका सवाल ही आ जाए कि यंगेस्ट जो है वो कौन सी थी पार्लियामेंट में, कोई पता नहीं चलता। इनसे अभी लगता कोई भी सवाल डाल देता है।
अब ओशिनिया रीजन में जितनी भी कंट्रीज है उनके बारे में सवाल है अलग अलग। तो अब आप जो है ना वो एक एक एमसीक्यू में लिखते जाए। तिब्बती इज इन ओशिनिया रीजन। तिब्बती is located in Oceania region through which equator line crosses। तिब्बती कहाँ पर है? ओशिनिया रीजन पर है जिसमें से इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है। क्लियर? तिब्बती is located in Oceania region through which equator line crosses। Full stop। सवाल पूछा गया था एक पेपर में, एपिया हाउस बिल्डिंग कहाँ पर है? वेयर एपिया हाउस बिल्डिंग इज लोकेटेड। एपिया कैपिटल है समोआ का। तो एपिया हाउस बिल्डिंग कहाँ पर है? समोआ में। समोआ कहाँ पर है? ओशिनिया रीजन में। समोआ के अंदर समोआ पहले असल प्रोनाउंसिएशन है समोआ। आपने समोआ कहना तो समोआ के अंदर समोसा ना कहिएगा। समोआ इज लोकेटेड इन ओशिनिया रीजन। समोआ की कैपिटल है एपिया और एपिया में क्या कहते हैं? एपिया हाउस बिल्डिंग। इसी तरीके से सवाल क्या था, व्हाइट संडे आइलैंड कहाँ पे है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में मैंने सवाल पढ़ा था, व्हाइट संडे आइलैंड कहाँ पे है? टाइम कहाँ पे है? फिर व्हाइट संडे बीच कहाँ पे है? वेस्ट तो है ही नहीं पार्ट। ऑनलाइन वाले भी प्लीज मेंशन करें व्हाइट संडे आइलैंड कहाँ पे है? ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के ईस्ट कोस्ट में। ये भी लिखने सवाल आया और पेपर लेंगे। लिख देता हूँ। तो हाँ जी, पूछा गया था व्हाइट संडे बीच कहाँ पे है? तो व्हाइट संडे बीच है व्हाइट संडे आइलैंड में। पेपर वाले तो बीचेस के सवाल बड़े अट्रैक्ट करते हैं। व्हाइट संडे बीच कहाँ पे है? व्हाइट संडे आइलैंड में। अभी व्हाइट संडे आइलैंड कहाँ पे है? ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की ईस्ट कोस्ट में। क्लियर? आप लोग का ग्रैंड टेस्ट होना है बस चलिए यार, क्लास कंप्लीट हो जाएगा और तो ओशिनिया रीजन का ये देखते हैं जब भी आपकी क्लास पे इंशाल्लाह। लेकिन 70 to 80 मार्क्स का होगा टेस्ट, लैब की होगा, मुश्किल नहीं बनेगा। एक कंट्री आपने पढ़ी है नोरू। नेहरू कहना चाहते हैं तो नेहरू कह लें। ठीक है। नोरू हैज नो कैपिटल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नोरू विच कंट्री हैज नो कैपिटल? नोरू हैज नो कैपिटल। कहाँ पे लोकेटेड है कंट्री? ओशिनिया रीजन में। इट्स ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन येरेवन। या ये येरेवन शहर है या येरेवन शहर है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए गूगल पे। इसके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो एक शहर में है और उस शहर का नाम है येरेवन। या येरेवन है या येरेवन है। आर और वी का डिफरेंस है, वो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। Nehru has no capital. Its all government offices are located in a city named Yerevan. और नेहरू कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया रीजन में। इसका अगला सवाल लिखते हैं इसके बारे में। नेहरू इज स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा जमहूरी वतन कौन सा है? नेहरू। नेहरू इज स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? बाकायदा इलेक्शन होते हैं, लोग अपनी मर्जी से वोट देके अपने नुमाइंदान को भी वो इलेक्ट करते हैं। क्लियर?
इसको दो सवाल एक्स्ट्रा लिख लें जिनका ताल्लुक क्वेश्चन या रीजन से नहीं है, क्योंकि सवाल मिलते जुलते हैं। अगर वो आपको सवाल पूछ ले स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री, तो आंसर होगा मालदीव। स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इज नॉर्वे, स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इज मालदीव। उर्दू में होता है मालदीव, और ये किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री है मालदीव। क्लियर? जल्दी थोड़ा स्पीड में लिखा होगा। तीसरा सवाल पेपर में पूछता है विच इज स्मॉलेस्ट कंट्री। तुम्हारा बताएं YERBAN। अच्छा यही आता है ना, बस बाकी स्पेलिंग यही है ना, तो बस ठीक है फिर। यानी वही पढ़ेंगे, इसका मतलब बस ठीक है, स्पेलिंग वही। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी दुनिया की, तो आंसर आएगा वेटिकन सिटी। हालांकि ये ऑब्जर्वर स्टेट है, यूएनओ की तरफ से प्रूफ कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आंसर में वेटिकन सिटी ही लगाना पड़ेगा। तो तीन अलग तरह के पेपर में सवाल आते हैं। स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इज नॉर्वे, स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इज मालदीव, एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। अदर नेम इज होली सी। ये कंट्री कहाँ पर है? इटली। इटली के अंदर है। और इटली कहाँ पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट की। वेटिकन सिटी की क्या खास बात है? यहाँ पर सिर्फ पोप रहते हैं, उनके पादरी। फिर सवाल आता है कि वहां के पोप जो है उनके हेड कौन है? हेड फादर, उनका नाम है पोप फ्रांसिस। उनका नंबर कौन सा? 266। फिर इनके बारे में सवाल पूछा गया, इनके नेशनैलिटी क्या है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये सारे मिलते जुलते सवाल थे, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिखे हैं। वेटिकन सिटी ऑब्जर्वर स्टेट है यूएनओ की। यूएनओ ने इसको आजाद मुल्क जो है वो अनाउंस नहीं किया होगा। दो ऑब्जर्वर स्टेट है, पैलेस्टाइन और दूसरे वेटिकन सिटी। हिस्टोरिकल सिटी तो है ही है। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब कौन सा? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में जो उनके जो मेन पोप है, जो हाईएस्ट हायर पोप है, वो पोप फ्रांसिस, नंबर 266। तो वो साहब यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये एरिया टोटल 121 एकड़ का, सिर्फ 121 एकड़ पर नहीं है। हाँ जी, क्या कौन सी कोस्टल लाइन यहाँ पर आ गई? यहाँ पर बात है सिर्फ वेटिकन सिटी की, कहाँ पर? इटली के अंदर। होली की बात है। होली से उसका दूसरा नेम है, वो होली स्पिरिट, और वो जो पानी के अंदर डुबाते हैं क्रिश्चियनिटी में, उस वजह से जो है नाम दिया है। तो बाकी ये वो वाला सी नहीं है जो आप समझ रहे हो, स्पेलिंग देखिए। ठीक है, ये पाप होने वाला वो वाला पानी है। फिजी कहाँ की कंट्री है? कहाँ की है फिजी? ओशिनिया रीजन की है। बाकी पूछूंगा आपको, ऑस्ट्रेलेशिया से है या वेलेंट एशिया से है? मैं तो रुका ही हुआ हूँ, आप आराम से जवाब दें। फिजी का कैपिटल है सुबह। होता है पंजाब में बर्फ तोड़ने के लिए सुबह, वैसे ही याद रखिए। फिजी का कैपिटल है सुबह। किरिबाती का कैपिटल है ट्रावा। बाकी हमने वो न्यू गिनी को कर लिया था। न्यू गिनी के दो हिस्से हैं, एक है वेस्ट गिनी, न्यू गिनी अंडर कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया, और पेपा न्यू गिनी अंडर कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? रिवाइज कर लेंगे। ऑनलाइन वालों को कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें।
ये सारे सवाल लिखने हैं जी, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करें। मेलबर्न कहाँ की जगह है? ऑस्ट्रेलिया। इस कौन सी स्टेट का है? विक्टोरिया। एक टाइम था जब मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। अब दुनिया का दूसरा बड़ा है। तो 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें इमरान खान साहब कैप्टन थे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। हाँ जी। हारने की बात छोड़िए, जीतने की बात करें। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबर्न कहाँ का शहर है? विक्टोरिया का। तो आगे आप लिख लें मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ब्रैकेट में लिख लें विक्टोरिया, ताकि स्टेट याद रहे। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जिसे पाकिस्तान ने कप जीता था। पाकिस्तान वॉन अंडर द कैप्टनसी ऑफ इमरान खान। रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, घर जाना चाहते हैं आप खैरियत से? ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ। क्लियर है। लेकिन जो एक सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, वो माइनस कर देंगे। वो पहले पास पेपर में ये आंसर होगा, लेकिन अब नहीं है। अब वैकेंसी कुछ और ऐड कर लें। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ऑल्सो नोन एज मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। का दूसरा नेम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख और 15-20 हजार से ज्यादा लोग एट अ टाइम क्रिकेट देख सकते हैं। तो दुनिया, हाँ जी, इंडिया में अहमदाबाद गुजरात इंडिया में है। लाजमी जाइएगा। हाँ जी। ऑल्सो नोन एज मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। मुझे तो मौका मिला था दूसरा इंडिया में घूमने की जरूरत थी। अहमदाबाद गुजरात इंडिया स्टेडियम। गुजरात स्टेट अहमदाबाद शहर नेहरू स्टेडियम। ओलंपिक्स के जो सवाल होते हैं वो आते हैं स्पोर्ट्स के खाते में। ओलंपिक्स को आपने जो है वो काफी सर्च करना होता है। सवाल नंबर अभी सिर्फ सुनना लिखना नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स टफ टाइम देता है हमेशा। ओलंपिक्स के बारे में आप सवाल सर्च करेंगे। एंशियंट ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ? ये बीसी में स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसके जो है वो लोगों कौन से, और इसके रिंग्स में से कितने रिंग्स हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। वो रिंग्स किस चीज को शो करते हैं? उसमें सवाल सर्च करेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स कब आया, उसका आगाज कब हुआ, इसका कोई हेडक्वार्टर है तो कहाँ पे है, कितनी स्पोर्ट्स इसमें ऐड की गई। उसके बाद इसकी डिवीजन कब हुई? डिवीजन हुई दो तरह से, समर ओलंपिक्स अलग हो गए, विंटर ओलंपिक्स अलग हो गए। हर 4 साल के बाद होते हैं। तो आपको तकरीबन पिछले 30 सालों का और आने वाले 10 सालों का पता होगा। पिछले 30 सालों में ओलंपिक्स कहाँ कहाँ पर हुए, और 2030 से 34 तक।
प्रोटोकॉल में आते फ्लाइट है बस और लाइन पे लग के चलेगी पर नहीं चाहिए पाकिस्तानी रुपए ऐसा नहीं क्या करेंगे गोल्ड गोल्ड नहीं नहीं हम तो इसका गोल्ड शोल्ड का हमें कोई ऑनलाइन आ गया डायमंड्स कहेंगे ना 3 कैरेट्स डायमंड कहें आप या कोई 30 ट्रिलियन दिनार कहें। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कहाँ पे थे आखिरी सवाल क्या था हमारा? लाइट चली गई थी जी हमारी इस पे थोड़ा सा मेरे मांगे तारों को तकलीफ हुई। अच्छा ठीक है। ओलंपिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओलंपिक्स से आपको काफी टफ टाइम मिलने वाला है पेपर में। पेपर ओलंपिक्स के बारे में सवाल आते हैं, खैर वो बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो एमसीक्यूज लिखे हैं 1956 का ओलंपिक्स हुआ था मेलबर्न में। 1956 ओलंपिक्स was held in Melbourne. Here, हाँ जी, मेलबर्न। ईयर 2000 सन 2000 का ओलंपिक्स हेल्ड हुआ सिडनी में। हाँ जी, ओलंपिक्स हर 4 साल के बाद होता है। मैंने आपको बताया ओलंपिक्स में आपको 2-3 स्टेजेस का बनेगा ओलंपिक्स के अंदर। ओलंपिक्स 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था, 776 बीसी में। ग्रीस से इसका जो है ना ओरिजिन हुआ था। उसके बाद अब तक खेला जा रहा है। अब तो ओलंपिक्स बेतहाशा गेम जो है 4 साल के बाद होता है। विंटर ओलंपिक्स अलग है, समर अलग है। तो वो तो बड़ा लेंथी होगा, अभी नहीं करना। अभी सर 2 सवाल है, लिख लें। ऑस्ट्रेलिया में 2 ओलंपिक्स हुए। एक हुआ 1956 का ओलंपिक्स मेलबर्न में, और
सन 2000 को ओलंपिक्स सिडनी में। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया हैज 3 टाइम जोन्स। ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन है? 3। ऑस्ट्रेलिया हैज 3 टाइम जोन्स। ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। पाकिस्तान में कितने टाइम जोन है? पाकिस्तान में एक ही टाइम जोन, लेकिन कुछ कुछ मिनट्स का डिफरेंस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। AEST स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ईस्ट लिख के ERN नजर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। यह है ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। ईस्ट का टाइम अलग, सेंटर का अलग और वेस्टर्न का, वेस्ट साइड का अलग। तो ACST स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम एंड लास्ट AWST ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी लाइन क्रॉस करती है लैटिट्यूड? इक्वेटर को करते ही करते, इक्वेटर को तिब्बती में से करते, तिब्बती ओशिनिया रीजन में है। ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी लैटिट्यूड लाइन क्रॉस करेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लिखा हुआ आपने, दोबारा लिखना तो लिख लें। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन क्रॉसेस थ्रू ऑस्ट्रेलिया। वाटरफॉल्स लिख लें जी आप सारे ऑस्ट्रेलिया की। वैसे तो बहुत ज्यादा है, 2-3 ही लिखेंगे। वालामैन, WALLAMAN, वोलामैन फॉल। वोलामैन फॉल है क्वींसलैंड में। वोलामैन फॉल इज लोकेटेड इन क्वींसलैंड। दूसरी है जिम जिम वाटरफॉल। जिम जिम, JIM, जिम जिम वाटरफॉल इज लोकेटेड इन नॉर्थ टेरिटरी। क्लियर? आप लोगों ने कल पढ़ा था सवाल नूलर बार प्लेन्स, वो क्या चीज है? फर्टाइल लैंड है, ठीक है। किस जगह पे ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पार्ट में कौन से डेजर्ट्स हैं? गिब्सन एक हो गया, ग्रेट सैंडी दो, ग्रेट विक्टोरियन 3 और तनामी 4। ठीक है। वेस्ट पार्ट के जो डेजर्ट है, जब इनको इकट्ठा मिलाया जाए तो इन्हें कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। जब आप गूगल पे कभी लिस्ट सर्च करें कि दुनिया के टॉप 10 डेजर्ट्स की, तो 5वें नंबर पे आएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का नाम। तो हमें परेशान नहीं होना। ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, वो डेजर्ट जो वेस्ट साइड में है, इनको इकट्ठा मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। क्लियर? हाँ जी, चारों ठीक। हाँ जी, लार्जेस्ट ग्रेट विक्टोरियन है। नेक्स्ट सवाल है जुलूरू सैंडस्टोन। जुलूरू एक सैंड का, सैंड किसे कहते हैं? रेत। गूगल पे इसकी फोटो लाजमी देख लीजिएगा। जुलूरू सैंडस्टोन कहाँ पे है? नॉर्थ टेरिटरी में है। जुलूरू सैंडस्टोन इज लोकेटेड इन नॉर्थ टेरिटरी। एक और वाटरफॉल लिख लें ऑस्ट्रेलिया में। एलन बोरो, ELLEN BOROUGH।
Borough, Ellenborough waterfall is located in New South Wales. रिवर्स आपने मरे लिखा है, डार्लिंग लिखा है, पोपर क्रीक लिखा हुआ है, नहीं तो दोबारा लिखेंगे पोपर क्रीक न्यू साउथ वेल्स में है। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे। ऑनलाइन वालों को कोई भी सवाल है तो प्लीज बता दें। फर्स्ट नंबर वेलामैन था, WALLAMAN। दूसरा था जिम जिम वाटरफॉल, और तीसरा एलन। वेलामैन जो है वो क्वींसलैंड में है। सीज कितने पड़े आपने ऑस्ट्रेलिया में? एराफ्यूरा सी, कैमोर सी, कोरल सी और तस्मन सी। ओशंस कितने हैं ऑस्ट्रेलिया में? दो, पैसिफिक और इंडियन। जब आप गूगल पे कभी ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो वो बताएगा साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ क्यों है? क्योंकि इक्वेटर लाइन से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर लाइन से नीचे साउथ हेमिस्फीयर। तो पैसिफिक कहाँ पे? पैसिफिक है ईस्ट साइड पे, और ये इक्वेटर गुजर रही है। तो ऊपर वाला, इक्वेटर से ऊपर वाला क्या कहलाएगा? नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और इक्वेटर से नीचे वाला क्या कहलाएगा? साउथ पैसिफिक ओशन। लेकिन पैसिफिक तो एक ही है, वो इक्वेटर की वजह से डिवीजन हुई है। वैसे अंटार्कटिका के सॉरी अटलांटिक के साथ भी यही है। क्लियर? चलो ये कंप्लीट हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो करंट अफेयर्स से सवाल ऐड कर लीजिएगा बस। वो इज द करंट प्राइम मिनिस्टर इन ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा वो इज द करंट प्राइम मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड। इन दो के बारे में फिजी एयर में इसका सवाल आ गया तो जाहिर बात है फिजी भी लगाएंगे। एयर न्यूजीलैंड का सवाल आ गया तो क्या लगाएंगे? न्यूजीलैंड ही लगाएंगे। वो एक फीमेल लेडी जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड पार्लियामेंट से था, और वो बार बार वो बोल रही थी वोका वोका। ठीक है, उन साहिबा का नाम लाजमी देख लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, वो आपने लाजमी का नाम देंगे और उनका करंट स्टेटस भी देख लें, क्योंकि अथॉरिटी के पार्लियामेंट में। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मूव कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में या पाकिस्तान का वहां पर है तो आपने वो भी देखना है। ओपरा सुना था आप लोगों ने? ओपरा हाउस बिल्डिंग कहाँ पे है? ये हमने पहले एमसीक्यूज किया था पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ओपरा हाउस बिल्डिंग कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की बड़ी फेमस बिल्डिंग भी है। आप जितने भी आप देखेंगे वो लोग जो आइल्स वगैरह करवा रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निशान की दोनों बिल्डिंग से लगाई थी। क्या नाम है उसका? हाँ जी, म्यूजिक के बारे में देखो। हाँ जी, म्यूजिक, वो ओपरा म्यूजिक की था। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी प्रोमिनेंट बिल्डिंग भी है जो पाकिस्तान में वो लोग जो आइल्स से वीजा वगैरह लगवा रहे हैं, उन्होंने
जहाँ सब किसी काम से बिलोंग करता है। आप डिस्कस कर लीजिए रिलेशंस को। आप लोग देखें ना, आप लोगों को ये कहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं इसकी जरा एक जर्नलिस्टिक सा कंटेक्स्ट दे दूंगा जिससे इनके रिलेशंस को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशन है ना, इन्हें दो कंट्रीज को देखे बगैर नहीं समझा जा सकता। वो दो कंट्रीज हैं इंडिया एंड यूएसए। अब किसी भी दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशन कब शुरू होते हैं? जब वो दोनों कंट्रीज स्टैब्लिश होते हैं। तो 1947 में पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। तो हम रशिया और पाकिस्तान के अगर रिलेशंस को पढ़ेंगे ना, तो 1947 से पढ़ेंगे। अब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ 1947 में, जैसे हम वी केम इनटू बीइंग, कि हमारे साथ इंडिया आल्सो केम इनटू बीइंग। वो भी एक कंट्री बना। और जो इंडिया था, इट वाज इन द स्टार्ट इनहेरिटेडली सोशलिस्ट। जो नेहरू थे, नेहरू लोग थे, गांधी लोग थे, द फाउंडर्स ऑफ द इंडिया, दे प्रिफर्ड इंडिया टू बी अ सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब आप लोगों ने अपने बेसिक के लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ठीक है। और पाकिस्तान, अब मैं डिस्कस करता हूँ सोशलिस्ट, हाउ इंडिया वाज सोशलिस्ट एंड पाकिस्तान वाज कैपिटलिस्ट। फिर ये इनके रिलेशन को समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब उस टाइम ऑन इंटरनेशनल लेवल दो बड़े प्लेयर थे, यूएसए एंड रशिया। रशिया वाज सोशलिस्ट कंट्री और यूएसआर एक जो यूनियन थी वो सोशलिस्ट थी, ये कैपिटलिस्ट थे। अब सिंपल सी बात है, इंडिया वाज अ सोशलिस्ट कंट्री जब वो बना। जो नेहरू लोग थे उन्होंने उनका कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से डिजाइन किया जैसे एक कम्युनिस्ट कंट्री या सोशलिस्ट कंट्री का होना चाहिए। तो जो रिलेशनशिप होंगे इंडिया और यूएसआर के दरमियान वो कैसे होंगे? बरादराना, फ्रेंडली, क्योंकि दोनों सोशलिस्ट कंट्री थे। इसका मतलब है कि इंडिया जो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन थे वो शुरू से ही अच्छे नोट पे शुरू नहीं थे वो, ठीक है ना। बहुत किसी अच्छे नोट पे शुरू नहीं हुए थे। उसकी एक वजह है, जो पाकिस्तान था एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस एक कैपिटलिस्ट कंट्री के तौर पे आजाद हुआ था। अब उसकी क्या वजह है कि हमारा जो रिलीजन है इस्लाम इटसेल्फ सपोर्ट्स कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म को इस्लाम सपोर्ट नहीं करता। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस्लाम सपोर्ट करता है कि जो चीज जिसकी है आप उससे नहीं छीन सकते, गवर्नमेंट उससे नहीं छीन सकती, ठीक है ना। तो पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री था। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनके दरमियान में रिलेशन शुरू से अच्छे नहीं थे। अच्छे किनके दरमियान थे? इंडिया और रशिया के। इंडिया और रशिया हैव बीन सिस्टर्स सिंस देयर स्टार्ट। इंडिया की बहुत ज्यादा एक कह लें एफिलिएशन थी रशिया के साथ, दो वजहों से। दोनों सबको, जो एशिया के बड़े कंट्रीज थे, इंडिया भी और रशिया भी, दोनों सोशलिस्ट थे, ठीक है। और पाकिस्तान एट दैट टाइम, अब कहानी जब आगे बढ़ती है 1947 से बात आती है 1951 के दौर में, जब पाकिस्तान स्टार्टेड टू फियर इंडिया। ये वो साल था कि हमें वाकई इंडिया से डर लगने लगा था। देन हमने क्या किया? वी केम इनटू अ पैक्ट विद यूएसए, जिसे हम सीटो और सेंटो के पैक्ट के नाम से याद रखते हैं, एक कहानी की तरह अगर इसे देखा जाए तो। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो रिलेशन थे वो और ज्यादा टेंस हो गए। वजह मैंने पहले ही बताया, इंटरनेशनल लेवल पे दो प्लेयर्स थे, रशिया और यूएसए, जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। 51 में हमें इंडिया से जब हेजेमोनिक इंपल्सिव फील हुई कि यार इंडिया हमें कंकरर करना चाहता है, इंडिया हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो नहीं देखता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम यूएसए के साथ एक पैक्ट में चले गए। अब वी वर सिंपली हेड टू हेड विद रशिया, हम डायरेक्ट रशिया के एक दुश्मन की तरह बन गए। तो 51 का जो साल था, उस साल से रशिया से एक हिसाब से हमारी दुश्मनी शुरू हो गई। रशिया और इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएसए, ये दो धड़े बन गए जिसे हम कैंप पॉलिटिक्स भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप जब भी इनकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो ये एक कंसेप्ट या एक टर्म आपके बहुत काम। कैंप पॉलिटिक्स को अगर मैं थोड़ा सा साथ साथ डिस्कस करता चलूं, कैंप पॉलिटिक्स होती है जब दो बड़े बड़े पोल्स बन जाए, पोलराइजेशन हो गई। 1957 में एग्जैक्टली ये हुआ।
1951 में, सॉरी, यूएसए एंड पाकिस्तान, रशिया या यूएसएसआर जो था उस टाइम, एंड इंडिया, ये दोनों हेड टू हेड आज। अब सिंपली पाकिस्तान के रिलेशन अपने, अब इसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ अपकमिंग ईयर में। यूएसए हमारे कॉन्टिनेंट में नहीं है, यूएसए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, हमसे बहुत दूर है। उसके साथ हमारे जो इंटरेस्ट है, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, क्लाइंटलिस्टिक है, फ्रेंडली नहीं है। वो अपनी मर्जी से हमारे साथ इंटरेक्शन करता है जब उसका दिल करता है, और वो नहीं करता जब नहीं करता। रशिया एक काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्री था और हमारे कॉन्टिनेंट में ही है, ऊपर है एशिया में, ऊपर अगर आप अगर मैप देखा हो, नीचे हम है, हमारे ऊपर सेंट्रल एशिया बनता है और सेंट्रल एशिया के ऊपर रशिया है। तो हमने अपने पड़ोसी के साथ अपने जो ताल्लुकात थे वो खराब कर लिए सिर्फ यूएसए के साथ बना के रखने के लिए, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे दुश्मनी जो पनपी थी, जिस दुश्मनी ने जन्म लिया था, ये अपनी उरूज को कब पहुंची? 1979, जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को। अब आप लोगों में से जिसने अपने बेसिक इलाके जिनको याद है, उनको ये भी याद होगा कि जो यूएसएसआर था, इट वाज अ वेरी ह्यूज यूनियन एट इट्स टाइम एंड इट वांटेड टू बी इवन ग्रेटर। अब इधर मैप होगा तो मैप हमेशा रिलेशन मैप के साथ पढ़ा करें, अपने पास मैप जरूर रखा करें रिलेशन पढ़ते हुए। यूएसएसआर ऑलरेडी बहुत बड़ा था, उसे और ज्यादा बड़ा होना था। वो चाहता था यूएसएसआर कि मैं सब कॉन्टिनेंट में भी अच्छी तरीके से अपनी जड़ें जमा लूं। उसके लिए उसने किस पॉलिसी का यूज किया? ट्रिकल डाउन पॉलिसी। अब ये बहुत मजे का एक कंसेप्ट है ट्रिकल डाउन पॉलिसी का। क्यों? फॉर एग्जाम्पल इस तरह का अगर आप ये लेंगे, ये रशिया, लेट्स सपोज, ठीक है, यूएसआर उस टाइम का, इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना यहाँ से पड़ता है कहीं पर, लेट्स सपोज ना। तो ट्रिकल डाउन पॉलिसी का क्या मतलब था? अब जो रशिया है ये एक्सट्रीम पोल में है, यूएसआर एक्सट्रीम पोल में था, पोलर कंट्री है, यानी यहाँ पे इसको, इसके चारों गिर्द पानी जो है वो जमा हुआ है, बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन द पोलर कंट्री। जो पोल के करीब होते हैं वो ठंडे होते हैं। अब पानी के जमा होने का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, आप इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेवल नहीं कर सकते। रशिया एशिया से ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, रशिया एशिया से अपना अमेरिका में नहीं जा सकता, यूरोप में नहीं जा सकता, क्योंकि वो कश्तियां कहाँ उतारे? या तो उसके पास जमीन है या तो उसके पास जमा हुआ पानी है। तो यहाँ पे उन लोगों ने ट्राई की ट्रिकल डाउन पॉलिसी, उसे हम कहते हैं। सबसे पहले यूएसएसआर ने, जो यहाँ पे हुई करती थी, जो अभी है, मतलब सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं, उन पे ऑलरेडी यूएसआर कब्जा कर चुका हुआ था। वक्त था 1979 के करीब, ठीक है। रिश्ते हमारे उनके साथ जरा वैसे भी अनबन के साथ चल रहे थे। तो रशिया ने क्या किया कि अब मैं क्यों ना ट्रिकल डाउन करूं, सब कॉन्टिनेंट में नीचे की तरफ आऊं। वजह वार्म वाटर। सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास अच्छी खासी बंदरगाहें हैं, कराची एंड गवादर, और इंडिया में न्यू दिल्ली का सारा इलाका और कर्नाटका का सारा इलाका अच्छे खासे गर्म पानी के पोर्ट्स है। यानी अगर मैं इंडिया पाकिस्तान में कब्जा कर लेता हूँ, गर्म पानी जो वार्म वाटर है उन पे यूएसआर वालों का कब्जा हो जाना है। वहां अपने पोर्ट्स बना के ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वेट कर सकता हूँ, जो कि नीचे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वेट कर लूंगा, यहाँ से यूरोप भी चला जाऊंगा, यहाँ से मिडिल ईस्ट भी चला जाऊंगा, और फिर यूएसआर खुल जाता है एक हिसाब से, अनलॉक हो जाता। पहले वो लैंड लॉक हुआ करता था। इस अजायम को पूरा करने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। अब यहाँ पे जिस तरह हमने कैंप पॉलिटिक्स का कंसेप्ट पढ़ा है, मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ, उसे हम कहते हैं बफर स्टेट का कंसेप्ट। इसको पता है बफर स्टेट क्या होता है? नहीं, बफर जोन भी जिस तरह होता है, साइंस में किस डिग्री है? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बफर, ठीक है। तो
इस तरह जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें बफर स्टेट वो होता है जो अटैकर और अटैक्ड के दरमियान होता है। ठीक है, जिसका काम होता है अटैकर को रेजिस्ट करना, अटैक को सिक्योर करना। अब 1979 में जब यूएसएसआर ने हमला किया अफगानिस्तान पर, और ये थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन, ठीक है, तो यूएसए भी देख रहा था कि मेरा दुश्मन अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है सब कॉन्टिनेंट पर, मेरा दुश्मन ताकतवर होता जा रहा है। यूएसए ने पाकिस्तान को बना दिया एक बफर स्टेट। कैसे? पैसा देके, असला देके, बेइंतहा पैसा 1979 में आया हमारे पास।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, ये वही है जिसके नोट्स आपके पास आ गए हैं। हम जरा कोशिश कर रहे थे क्लास में से वर्बल डिस्कस कर लें ताकि हमें ये बाद में भी याद रहे। वर्बल चीज याद रह जाती है तो आपको ये सारी चीजें अपने नोट्स में भी मिल जाएंगी, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम जो है फेज 3 को स्टडी करेंगे। फेज 3 में एक तीसरे कंट्री की एंट्री होती है, आपके नोट्स में भी है, वो है यहाँ से अब कहानी कंटिन्यू हो रही है, जहाँ पे रशिया और पाकिस्तान आपस में अब दोस्त बनने लगे। ये 2015 में दुनिया देखती है, चाइना लेता है गो ग्लोबल पॉलिसी का इनिशिएटिव। इन सालों में चाइना अनाउंस करता है अपना बी आर जो उनका क्या है, बी आर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस करता है। उसके अंदर सीपैक अनाउंस करता है। बेसिकली चाइना का राइज दुनिया ने देखा है 2015 में कि चाइना अब इंटरनेशनल मनच पे आ गया। अब मजे की बात यह है कि चाइना भी हमारा पड़ोसी है, रशिया का भी पड़ोसी है, एशिया का एक बड़ा कंट्री है और एक सुपर पावर बनने वाला था। मैं कोशिश करूंगा डॉट्स कनेक्ट कर सकूं रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन में, चाइना को आगे लेकर मैं उसमें कहानी गम हो जाएगी, आप इसमें सुनते जाए। यूएसआर टूटी तो रशिया की जो इनिशियल पावर थी वो खत्म हो गई। अब रशिया इतना ताकतवर नहीं था कि यूएसए के साथ हेड टू हेड लड़ सके या यूएसए के बराबर खुद को समझ सके। तो यूएसएसआर के टूटने से लेके 2015 तक यूएसए ने बड़ी हेजेमनी एंजॉय की। फ्री वर्ल्ड कहा करते थे, मतलब यूएसए कहता था कि भाई मेरे टक्कर का कोई नहीं है। बेसिकली आम वर्ड्स में यूज किया जाए कि देयर इज नो वन टू काउंटर मी ऑल दीज इयर्स। 2015 में इंटरनेशनल मनच पे एक और प्लेयर आता है जिसे हम कहते हैं चाइना। अब जिन्होंने अगेन बेसिक्स के लेक्चर दिए हुए हैं उनको पता होगा कि फिर यूएसए को एक इशू आना शुरू हो गया जी, अब तो एक प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर आ चुका हुआ है, अब मुझे उसे काउंटर करना। तो यूएसए ने बहुत सारी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई चाइना को काउंटर करने के लिए। ये एक पूरा टॉपिक है यूएसए चाइना राइवलरी, आप लोगों को पता होगा, ये आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम उसे रिलेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करके बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई। तो साथ में चाइना ने भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई। अब हम यूएसए की एक स्ट्रेटेजी को अगर स्टडी करें तो वो उनमें से एक थी टू बिल्ड अप इंडिया। इंडिया इंडिया को इतना मजबूत बनाओ कि वो चाइना के टक्कर का हो जाए सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब यूएसए के इस स्टेप से हमारे और यूएसए के रिलेशन करीब होने चाहिए या दूर होने चाहिए? दूर होने चाहिए, क्योंकि इंडिया इज आर्क राइवल, इंडिया हमारा आर्क राइवल है। तो पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान इस वजह से जो तकरार थी ज्यादा बढ़ गई। तो पाकिस्तान ने किसके करीब होना अल्टीमेटली? मैंने कहा था चाइना ने भी कुछ स्टेप्स उठाए थे यूएसए की काम को काउंटर करने के लिए। वो पता है कौन से कंसेप्ट, वो कौन से स्टेप थे? चाइना करीब होना शुरू हो गया रशिया। अब डॉट कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान है यूएसए से हो गया है दूर, इंडिया का वो ऑलरेडी दुश्मन है, चाइना का पुराना दोस्त है, रशिया के करीब हो रहा है और रशिया और चाइना करीब हो रहे हैं। तो अब फिर से होनी शुरू हो गई कैंप पॉलिटिक्स, जो कि अब भी हमें होती हुई नजर आ रही है। अब हम बनाते हैं धड़े। वो एक दौर था जब हम और यूएसए थे, अब यूएसए और इंडिया हो गए। अब स्टोरी फ्लिप हो गई। अब हम करंटली भी जो कैंप पॉलिटिक्स है हमारे साउथ एशिया में या इंटरनेशनल लेवल पर, हम किसके धड़े में आ गए हैं? हालांकि ऐसा कहा नहीं जा सकता कि हम बिल्कुल उस आगे, हम खुद को भी न्यूट्रल मानते हैं,
हमारे रिलेशन, अगर आप रिसेंटली न्यूज फॉलो करते हैं तो ट्रम्प ने पाकिस्तान के एफर्ट्स को रिसेंटली सराहा है अगेंस्ट टेररिज्म। और हम यूएसए के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो हम कभी नहीं तोड़ेंगे, कभी भी नहीं तोड़ेंगे, वो हमेशा रहने हैं। लेकिन अगर एक एनालिसिस के तौर पे देखा जाए तो हम इंडिया के तो साथ हो नहीं सकते, और इंडिया साथ है यूएसए के, तो हम अल्टीमेटली खिलाफ है। अब हम इस घड़े में आ चुके हैं। अब जब ये दौर शुरू होता है यहाँ से 2023 तक, अब हमने इस दौर में क्या क्या देखा? मल्टीपल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, एनर्जी एग्रीमेंट होते हैं, हाई लेवल विजिट्स होते हैं। याद है ना यूक्रेन रशिया वॉर से पहले क्या हुआ था? जनाब ने विजिट किया। तो जो 2015 से 2023 तक का एरा बनता है, इसमें अब हमारी दोस्ती भी हो गई है, अब हम एक दूसरे के करीब भी हो रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान पॉलिसी लेके चल रहा है वो ये लेके चल रहा है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ पहले बनानी है, बाहर वालों के साथ बाद में बनाना है। ठीक है ना? अपने मफाद पे अपने पड़ोसियों के साथ हमने अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, और बाद में फिर बाहर वालों के साथ करना है। तो अगर ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को एक हिसाब से स्टोरी की तरह देखा जाए तो ये कुछ एक दो शिफ्ट्स आए हैं रशिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है उसमें। और ये है जहां पे वी आर स्टैंडिंग करंटली। ठीक है, क्वेश्चन। हाँ, तो चाइना के रशिया के साथ अच्छे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया एक बहुत मजे की बात है। देयर इज अ कोटेशन यू कैन राइट इन योर आंसर आल्सो। ऑन इंटरनेशनल लेवल व्हेन वी मेक फ्रेंड्स वी साइमल्टेनियसली मेक एनिमीज, एंड व्हेन वी मेक एनिमीज वी साइमल्टेनियसली मेक फ्रेंड्स। जब आप नए दोस्त बनाएंगे तो नए दुश्मन अपने आप बनते हैं, और जब आप नए दुश्मन बनाएंगे तो नए दोस्त अपने आप बनते हैं। हमारे रिलेशंस चाइना से अच्छे तो हो गए, रशिया से तो अच्छे अच्छे तो हो गए। इन इम्पैक्ट्स हमारे जो इमीडिएट पड़ोसी हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान, उनसे खराब हो गए। ये एक एनालिसिस या इनके इम्पैक्ट्स आप जो है वो बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी मुल्क के साथ आपके रिलेशन अच्छे हुए तो उनके इम्पैक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है। रशिया के साथ हमारी दोस्ती तो हो गई है, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, सोशल इम्पैक्ट्स, जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स और जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स वो क्या थे, ये अब आपने स्टडी करना है। घर जाके गूगल का यूज करें, चैट जीपीटी का यूज करें, पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस के अच्छे होने के इम्पैक्ट्स क्या थे, उन पे आपने सिर्फ स्टडी करनी है। अब मजे की बात है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता। पिछले 10 साल के पेपर मैंने देखे हुए, पिछले 10 साल में एग्जामिनर ने नहीं पूछा कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताओ रशिया और पाकिस्तान का। लेकिन इसको समझे बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। हिस्ट्री का नहीं पता तो फिर पता कैसे चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। जो चीज वो पूछता है आपके एनालिसिस के हिसाब से रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन फ्यूचर में कहां जा रहे हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ये है वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है आएगा, जो पास में आता रहा है। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपका एनालिसिस है। अब अगर मैं आपसे, आप लोगों से पूछूं, हिस्ट्री आपने पढ़ ली, डिसाइडिंग फैक्टर्स यूएसए और चाइना जैसे आप लोगों की आंखों के सामने है। अब अगर आपसे ओपिनियन मांगा जाए तो इन योर ओपिनियन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो किस जानिब जा रहे हैं? अब मैं आपको एक इससे अपना एनालिसिस देता हूँ। जो मेरा एनालिसिस है कि इन अपकमिंग ईयर्स रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब ना भी हुए तो दूर दूर जरूर हो जाएंगे। उसकी एक वजह है, पिछले 3 साल उठा के देखें पाकिस्तान में टेररिज्म की हाइट नजर आई है। बलूचिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। जाफर एक्सप्रेस के साथ जो कुछ हुआ, वो जाफर एक्सप्रेस मेरे घर के सामने से गुजरती है जो हाईजैक हुई है। ठीक है ना, वो इतनी दूर है जितनी यहाँ से आप लोगों का गेट है। बहरहाल, मतलब पाकिस्तान में एक टेररिज्म की सर्ज देखने को मिली है, एक टेररिज्म फिर से पनपने लगा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में जब टेररिज्म बढ़ता है, एक कंट्री है जिसको डर लग जाता है। कौन सा है वो कंट्री? यूएसए।
जब हमने फेजेस पढ़े थे 2001 के टाइम में, जब अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ा था ओसामा बिन लादेन की शक्ल में, तो यूएसए में क्या हुआ था? जब हमारा इधर इस खित्ते में टेररिज्म बढ़ेगा, यूएसए को खतरा लग जाता है, यूएसए को दूसरा 9/11 याद आ जाता है कि पिछली बार यहाँ पे जब मिलिटेंट्स बने 9/11 पे अटैक हुआ। अब टेररिज्म फिर से बढ़ गई है, अब यूएसए को फिर से खतरा है कि यहाँ मिलिटेंट्स आएंगे। तो जब भी टेररिज्म आएगा, यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन, यूएसए अपने रिलेशंस को अच्छा करेगा पाकिस्तान के साथ, ताकि पाकिस्तान के साथ मिलकर इस टेररिज्म को खत्म किया जा सके, ताकि फिर से 9/11 2.0 ना हो। बता दो, अमेरिका का इंटरेस्ट यही है ना। पिछली बार जब इधर टेररिज्म बड़ा था, 9/11 के दौर में भी बैठा हुआ था, अब उन्होंने जहाज हाईजैक करके ट्विन टावर में मार दिए। ओनली रीजन टेररिज्म है। अफ्रीका में बड़ा टेररिज्म हुआ, लेकिन उस टेररिज्म, वो टेररिज्म कभी भी यूएसए की तरफ नहीं पहुंचा। ये जब आप पाकिस्तान जैसे की हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। सिर्फ टेररिज्म कमांडर करने के लिए, वो सिर्फ समझ लो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक बंदा है, वो अटेंशन सीकर है, ठीक है, वो आपसे बात करता है सिर्फ अटेंशन के लिए, उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। हाँ, यूएसए एक अटेंशन सीकर है, उसे पाकिस्तान की जरूरत है सिर्फ अपनी हिफाजत करने के लिए, और उसे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर फिर टेररिज्म बढ़ गया, तो यूएसए को लग रहा है कि अब फिर से 9/11 2.0 ना हो जाए। तो पिछले दिनों में ट्रंप ने सराहा पाकिस्तान को, एंटी टेररिस्ट जो है हमारे जो इकदाम रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन दी। तो ये एक खुला सबूत था किस चीज का, कि रिलेशन अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जब यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतरी की तरफ जाते हैं हमेशा, जब भी टेररिज्म आता है और अब फिर जाएंगे, तो जो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन है वो खराब ना भी हो तो स्टैग्नेट जरूर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, और हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बात ये है कि पिछले दिनों में तकरीबन 3-4 दिनों पहले ट्रंप ये बताया था कि हम वापस जाएंगे अफगानिस्तान में, वहाँ पर कितनी हजार गाड़ियाँ छोड़ी हुई और इतना हजार छोड़ा है, हम वहाँ जाकर उसकी जुगाड़ ठीक है। तो वो जो खुद टेररिज्म की तरफ आ रही है ना, वो तो खुद ये मतलब हम करा रहे हैं उस जगह पे। अब मैं आपके क्वेश्चन का अगर एक हिस्से का आंसर करूँ कि जो यूएसए है, हाँ बस पूछे। बात ये है कि जब वो लोग आ रहे हैं तो वो लोग सिर्फ टेररिज्म को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्स की भी तो है, वो रिसोर्सेज के लिए भी तो आ सकते हैं। दो सवाल है, अब दोनों का जवाब करूंगा, दोनों से कनेक्ट होते हैं। अगर यूएसए टेररिज्म खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में आता है, तो भी यूएसए को किसकी जरूरत है? अगर यूएसए अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट करने आता है, अफगानिस्तान के रिसोर्सेज को ले जाने के लिए आता है, तो भी यूएसए को किसकी जरूरत है? पाकिस्तान की। अब यूएसए ने एक्सप्लॉइट करने भी आना है, यूएसए ने एंटी टेररिज्म करने भी अफगानिस्तान में आना है, यूएसए को जरूरत पड़नी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने हैं यूएसए के साथ, क्योंकि ठीक है। और जब यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे होने हैं तो रशिया यूएसए आज भी दुश्मन है, यूएसए के साथ रशिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो क्या कर देंगे? स्टैग्नेट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यानी अगर मैं पेपर हूँ तो मैं इस तरह का कुछ एनालिसिस जरूर लिखूंगा। लेकिन ट्रंप की और रशिया की जो आज के जो चल रही है, तो यूएसए और रशिया में तो ऐसी कोई नजर नहीं। एक कंसेप्ट बताता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों की एनालिसिस जो है बड़े काबिल सादा एहतराम है और मैं जरूर लूंगा, लेकिन आई वांट टू सबसे पहले मैं उनका क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूंगा कि रशिया और पाकिस्तान में करंटली कोई दुश्मनी नजर नहीं आती। दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है नेचर ऑफ द कंट्री, नेचर ऑफ द कंट्री, एक होता है लीडरशिप पर्सपेक्टिव।
मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, तो क्या हमारी उनकी दुश्मनी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ द कंट्री जो था वो हमेशा जो था अगेंस्ट था इंडिया का, हमसे, हमारा इंडिया से। लेकिन जो लीडरशिप पर्सपेक्टिव था मुशर्रफ के दौर में, वो क्या बन गया? वो सपोर्टिंग बन गया। अब जो रशिया और अफगानिस्तान, अब ये एक कंसेप्ट है, ये आपको और जगहों पे भी काम आएगा। अब जो रशिया और यूएसए के बीच में रिलेशन हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, तो वो किस वजह से आ रहे हैं? लीडरशिप पर्सपेक्टिव की वजह से। ट्रंप के रिलेशन अच्छे हैं रशिया के साथ, यूएसए के नहीं। ट्रंप 5 सालों के लिए आया है, ट्रंप बाद में चला भी जाएगा। यूएसए एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, एज एन आइडियोलॉजी, यूएसए की जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है वो खिलाफ है रशिया के। जिस तरह का फ्रीडम को वो सपोर्ट करता है वो खिलाफ है रशिया के। तो रशिया और यूएसए का जो नेचर ऑफ द कंट्री है वो एक दूसरे के खिलाफ है। लीडरशिप पर्सपेक्टिव एक दूसरे के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो रशिया के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसे ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए, जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पर वो खत्म करना चाहते हैं। अगर वो बाद में जाके ट्रंप नहीं भी रहता, अगर यूएसए अभी 5 साल अगर सस्ता और ले रखे थे, तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर में प्रेफर करेगा कि मैं रखे थे ही नहीं। ऑयल सिर्फ रशिया के पास नहीं है, ऑयल यूक्रेन के पास भी है ना। और रिसेंटली आपने देखा कि यूएसए और रशिया की आपस में क्या यूक्रेन की आपस में डील होती है, आप जंग रुकवाओ, हम आपको अपने मिनरल्स देंगे। अब ट्रंप का ये बहुत बड़ा एक एनालिसिस ये भी किया जा सकता है कि ट्रंप ने सांप भी मार दिया, लाठी भी नहीं टूटने दी, ऑयल भी ले लिया और अपने दुश्मन के साथ अपने रिलेशंस को सही भी नहीं होने दिया। रशिया से यूएसए अगर ऑयल लेगा, इसका मतलब है यूएसए अपनी हेजेमनी रशिया को दे रहा है, खुद को डिपेंडेंट कर रहा है अपने दुश्मन पे। मिडल ईस्ट से हटाने के लिए खुद को अपने दुश्मन पे तो वो डिपेंडेंट कभी नहीं करेंगे। तो उन्होंने वही किस्सा कर लिया यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ अभी ट्रंप का रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ कि लेट मी हेल्प यू एब्जॉर्बिंग योर मिनरल्स, मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपके मिनरल्स निकालने में। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपके मिनरल्स आपसे ले रहा हूँ, पेट्रोल है या जो कुछ भी है, इसके बदले में मैं आपकी जंग रुकवाऊंगा। तो अब रशिया से पेट्रोल लेने की यूएसए को नहीं जरूरत, मिडल ईस्ट से भी अब वो इंडिपेंडेंसी शो कर सकता है। अब उसको नई जगह मिल गई है, वो है यूक्रेन। अब अगर हम अपने इस लेक्चर को सम अप भी करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशंस पढ़ते वक्त हम सिर्फ 2 कंट्रीज के रिलेशन नहीं पढ़े होते, बल्कि पूरे पूरे खित्तों के रिलेशन पढ़े होते हैं। हमने रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन देखे, शुरू से हमेशा एक कंट्री अलग से हमारी गेम में रहता ही है। बिल्कुल रहता है, ऐसे ही रशिया के ऊपर टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। क्या? हाँ, रशिया बिल्कुल इतना वीक नहीं है। रशिया और चाइना आज भी सुपर पावर है एशिया के, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब भी आपने नेक्स्ट भी किसी कंट्री के रिलेशन आपस में पढ़ने हैं, तो आपने जरूर कंसीडर करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स को। एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रीज हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़े शुरू से हमारे कंट्री में कभी इंडिया रहा है, कभी चाइना रहा है, कभी यूएसए रहा है हमारे और रशिया के रिलेशन के दरमियान। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। और इस पे अब 2 काम है जो आपको जाके करने चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट, कन्वर्जेंस का क्या इम्पैक्ट होगा अगर हमारे रशिया की फ्यूचर में दोस्ती हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा खित्ते में भी, कंट्रीज में भी, यानी रीजन में भी और नेशनल डोमेस्टिक तौर पे भी। बुला लो। और दूसरी चीज फ्यूचर एनालिसिस, आगे फ्यूचर में हमारे रिलेशंस किस तरफ जा रहे हैं। ये 2 होमवर्क है, अगर ये लोग आप कर ले तो आपके रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो अगर हमारी अफगानिस्तान के साथ इंडिया के साथ देखी जाए तो इंडिया के साथ कभी कभी हमारे अच्छे भी हुआ है, नेचर ऑफ द कंट्री से अच्छे नहीं हुआ। जब भी 2 कंट्रीज में लीडरशिप पर्सपेक्टिव और नेचर ऑफ द कंट्री साथ में इकट्ठे नहीं ना होते तो वहां जंग छूट जाती है। ये बात याद रखिए, लेकिन जंग के तकाजे होते हैं। इसको बेहतर करने के लिए 2 ही काम है, आप अपने लीडर ऐसे लेकर आए, या लीडर्स को क्या करना चाहिए कि रशिया से अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छी करने की कोशिश की, और जो नेचर ऑफ द कंट्री है वो कैसे चेंज होता है, और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ आए, यहाँ से अफगानिस्तान जाए, हमारी ट्रेड अच्छी हो,
और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसमें दो कंट्री एक दूसरे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप अफगानिस्तान और पढ़ लिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रिलेशन पढ़ लिया ना? हम देखें तो इसमें यही बात आ जाती है कि वो इंडिया वाले जो है ना वो फिर हाँ तो अफगानिस्तान की तरफ आ जाती है और अफगानिस्तान के लिए इस पे क्वेश्चंस आएंगे। हमारा जो एम है सीएसएस को पास करने का, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स को पास करना है और करंट अफेयर में ये क्वेश्चन इस दफा आएगा। पाकिस्तान रशिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेक्सस को अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। हालात जब अच्छे नहीं होते तो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान रिलेशन को पढ़ लें और रशिया के ऊपर ये दो होमवर्क अपने कर लीजिएगा, आगे रिलेशन अच्छे होंगे। और पास पेपर्स लाजमी, मतलब पिछले 10 सालों में कौन से क्वेश्चन आए हैं पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन से, उन क्वेश्चन को भी ज्यादा देखना है। आप कह लो सार तो चले गए ना।